देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 9वां दिन है, लेकिन रूस की सेना राजधानी कीव पर कब्जा करने से अभी भी कोसों दूर है। कीव समेत यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस भारी बमबारी कर रहा है। चलिए आपको सबसे बड़ी युद्ध से जुड़ी तमाम बड़ी बातें बता देते हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शहर बालाक्लिया पर कब्जा कर लिया है। खार्किव, चेर्निहिव, मारियुपोल में भीषण बमबारी लगातार जारी है। परमाणु संयंत्र वाले शहर इनरहोडार पर भीषण हमले हो रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। राजधानी कीव में तेल के डिपो पर मिसाइल अटैक किए गए हैं ताकि जो फ्यूल लाइन है, फ्यूल सप्लाई है, उसको काटा जा सके। खार्किव और सुमी में फंसे हैं सैकड़ों भारतीय छात्र। चेर्निहिव में रिहायशी इलाके में बमबारी हो रही है। 22 लोगों की मौत हुई है। रूस यूक्रेन नागरिकों के लिए सेफ पैसेज बनाने पर राजी हो गए हैं, लेकिन युद्ध विराम पर कोई बात नहीं बन पाई है। अगले हफ्ते रूस यूक्रेन में फिर होगी तीसरे दौर की बातचीत। सऊदी अरब ने इस पूरे मसले के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की है। रूस के 19 अरबपतियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ दे रहे हैं। यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन की अगर बात करें तो बातचीत में छात्रों को निकालने पर, लोगों को निकालने पर सहमति तो बनी है, लेकिन युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बनी है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। कहीं पर लगातार बम धमाके हो रहे हैं। टर्मिनल में आग लगी हुई है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। चेर्निहिव जो कि अहम शहर है, वहां पर एक के बाद एक धमाके। गोस्टोमोल में अलग अलग जगहों पर आग देखने को मिल रही है। तेल डिपो पर गोलीबारी हुई है और एक तरीके से पूरी फ्यूल सप्लाई, फ्यूल लाइन को काटने की कोशिश लगातार जारी है। कीव शहर में गोलीबारी अभी भी लगातार धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनी जा सकती है। एरन-उदर में भी आग तमाम जगहों पर देखी जा सकती है। मिसाइल हमले के बाद गोरेनका में भी लोग दहशत में हैं, किसी तरह जान बचाकर निकल रहे हैं। तो इस समय एक बड़ी खबर आगे जो हमें बताएगी जिया। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, लगातार यूक्रेन के अंदर रूसी सैनिकों के हमले जारी हैं। और ज़ैपोरिजिया की बात करें तो ज़ैपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने हमला किया है। न्यूक्लियर प्लांट में लगी सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसमें जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कि ज़ैपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट जो मौजूद है वहां पर हमला रूस ने किया है। न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग भी लगती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। ज़ैपोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। ये बड़ी खबर इस वक्त और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि यहां पर हमला किया है तो जो रेडियो एक्टिव रिसाव है वो भी बड़ी मात्रा में होगा, ज्यादा होगा। ऐसे में दिक्कतें आसपास के इलाके के लोगों को हो सकती हैं। और तस्वीरें देखिए आप, ये ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें हैं। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। और कैसे हमला होता है, आग का गोला आपको इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। हमला होता है, धमाका यहां पर होता है और आप धुएं को उठते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद हर तरफ आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये पूरा ज़ैपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और एक हिस्से में एक बड़ा आग का गोला नजर आया जब यहां पर बड़ा धमाका हुआ है। जो पिछले बार रूस के सैनिकों ने हमला किया था चेर्निहिव में, माफ कीजिएगा, चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर हमला किया गया था। हालांकि वहां से भी खबरें थी कि जो रेडियो एक्टिव रिसाव है वो हो रहा है। हालांकि उससे 10 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव जो रिसाव है वो यहां पर हो सकता है, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर है। फिलहाल ये तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं। ज़ैपोरिजिया में ये न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है जहां पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इसी बीच, इन्हीं तस्वीरों के बीच बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूक्रेन से ही बड़ी खबर आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आग का गोला नजर आ रहा है आपको और ये सीसीटीवी कैमरे में ये हमला कैद हो गया। आसपास आपको धुआं भी नजर आ रहा है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रेडियो एक्टिव रिसाव जो है वो काफी यहां पर हो सकता है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है, अब तक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो शहर के मेयर उन्होंने भी जानकारी दी है कि इस रेडिएशन प्लांट पर हमला हुआ है और जो रशियन फोर्सेस हैं वो इसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर रही हैं।
फायर की उठने की बात उन्होंने कही है और कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं जिसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये दूसरा न्यूक्लियर प्लांट होगा चेरनोबिल के बाद, अगर जो रूसी सेना जो है अगर इस पर कब्जा कर लेती है। और रूस की सेना का क्योंकि साफ तौर से कहना है कि वो जो यूक्रेन के जितने भी मिलिट्री जितने भी इंस्टॉलेशन हैं या वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उनको अपने कब्जे में लेकर रहेगी। तो उसी की कोशिश में ये दिखाई पड़ता है हमें कि ये दूसरा न्यूक्लियर प्लांट होगा जो रूसी सेना अपने कब्जा में करना चाहती है। जी, चेरनोबिल में जो हमला हुआ था उससे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव रिसाव है, जो केमिकल रिसाव होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा यहां पर फिलहाल नजर आते हैं, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ऐसे जो अहम पॉइंट्स हैं वहां पर लगातार रूसी सैनिक हमला कर रहे हैं, उनको अपना निशाना बना रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं, यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बमबारी हुई है, सीसीटीवी में कैद हो गई हैं हमले की तस्वीरें। बमबारी के बाद प्लांट के बाहरी इलाके में आग लगी है। ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रूसी सेना की बमबारी के बाद प्लांट के कैंपस की एक इमारत में आग लगने की भी खबर है। हालांकि प्लांट के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि न्यूक्लियर प्लांट फिलहाल एक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर ईंधन मौजूद है। तो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी सेना से न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने से बाज आने की चेतावनी दी, नहीं तो चेरनोबिल प्लांट से 10 गुना ज्यादा रेडिएशन होने की बात भी कही। और देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। हालांकि ये पावर प्लांट एक्टिव नहीं है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये लगातार कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरीके से हमले ना किए जाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की है। न्यूक्लियर प्लांट में बमबारी को लेकर ये बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से बात की है और लगातार देखिए जो बाइडेन इस पूरी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। पिछले संबोधन में भी उन्होंने मदद का भरोसा दिया था और अब वो लगातार ज़ेलेंस्की के कांटेक्ट में भी है। अब खबर ये मिल रही है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है। न्यूक्लियर प्लांट में बमबारी को लेकर बातचीत हुई है। इसके पहले क्योंकि चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी इनएक्टिव है, वहां पर भी रूसी सैनिकों ने हमला किया। ऐसे में उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा रेडिएशन यहां से रिलीज हो सकते हैं, ये चेतावनी भी दी है और कहा है कि बमबाजी से बाज आ जाए। और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, बड़ा अपडेट ये आ रहा है, अब ज़ैपोरिज़िया में जिस तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ इसी को लेकर जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की की बातचीत भी हो रही है, कैसे देखे पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो रूस की कोशिश है कि जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं, क्योंकि यूक्रेन में जैसे हमने देखा कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट है, एक और न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे, 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं ये, तो इन दोनों पर जो रूसी सेना है वो कब्जा करना चाहती है। और रूस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पुतिन ने जो अपना भाषण दिया था उसमें कहा था कि डीमिलिटराइज करके रहेंगे वो यूक्रेन को, तो वही उनकी कोशिश है। जितने भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इस तरह के जो न्यूक्लियर और जो स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशन हैं यूक्रेन के, उन पर जो है रूसी सेना अपना कब्जा करना चाहती है। तो उसी की कड़ी में ये कोशिश की जा रही है। और जैसे कि आपने खुद बताया कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बारे में बातचीत भी की है। इस बीच बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला चिंताजनक है। IAEA ने भी ये कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला चिंताजनक है। इसके पहले चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर भी हमला हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से यह कहा गया है कि बेहद चिंताजनक है अगर न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार जो रूस है वो निशाना बना रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया में मौजूद है और ज़ैपोरिज़िया का यह न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर रूसी सैनिक ने हमला किया है। नीरज, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी माना है कि चिंताजनक है, 10 गुना ज्यादा रेडिएशन हो जाएगा अगर बाज नहीं आए रूसी सैनिक तो।
हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये माना जाता था कि बहुत समय से ये जो न्यूक्लियर प्लांट हैं जितने भी हैं कि ये सिविल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एनर्जी के लिए, लेकिन रूस का ये मानना था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर भी बना सकता है इन न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए। और लेकिन ये आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे लड़ाई चल रही है, जैसे कि हमने चेरनोबिल में भी देखी थी, वहाँ पे स्पेशल ट्रूप्स पहुंचे थे, तो यहाँ पर जरा सा भी अगर कोई फायरिंग या कुछ ऐसी होती है, अगर उससे कोई खतरा होता है तो रेडियो एक्टिव जो है वो लीकेज हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा खतरा जो है पूरे विश्व के लिए भी हो सकता है और इस यूक्रेन के लिए तो होगा ही होगा। जी, उस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान आया है और विदेश मंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, कहा है कि पावर प्लांट पर रूस ने चौतरफा हमला किया है, यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला किया गया है। पावर प्लांट पे आग लग चुकी है। हालांकि पावर प्लांट के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि इनएक्टिव था, एक्टिव नहीं था पावर प्लांट, लेकिन रेडिएशन का खतरा 10 गुना से भी ज्यादा है अगर चेरनोबिल से इसको कंपेयर करें तो। पावर प्लांट पर रूस ने चौतरफा हमला किया है, ये यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और वहां पर इस वक्त आग बुझाने की कोशिश जारी है, क्योंकि रूस के हमले के बाद आग लग गई है। न्यूक्लियर प्लांट पे आग पर IAEA ने भी चिंता जताई है और इस बीच बड़ी जानकारी है कि इस हमले को लेकर खुद जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है, पूरा अपडेट लिया है, क्योंकि अगर ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से किसी भी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकार हैं उनका कहना है कि अगर ये रेडिएशन फैला तो चेरनोबिल से भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। नीरज, लगातार जानकारी यही दी जा रही है और एपिसेंटर यही है कि अगर कहीं इन धमाकों के बाद रेडिएशन फैल गया तो हालात कितने और भयावह हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा नीरज आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, दिमित्रो कुलेबा ने ये ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि रशियन आर्मी इज फायरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स अपॉन ज़ैपोरिज़िया एनपीपी, द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। फायर हैज ऑलरेडी ब्रोक आउट, इफ इट ब्लोज अप इट विल बी 10 टाइम्स लार्जर देन चेरनोबिल। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये पावर प्लांट किसी तरीके से अंदर उसमें धमाका होता है तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा खतरनाक तरीके से रेडिएशन फैलेगा। रशिया को तुरंत सीज फायर करने की जरूरत है। हमारे फायर फाइटर्स को उस आग को बुझाने देने के लिए वक्त देना चाहिए। नीरज। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा है। ये यूरोप के सबसे बड़े प्लांट में से एक है और इधर चाहे भले ही जितने भी ये न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं चाहे ये इनएक्टिव हों, लेकिन अगर इनमें इस तरह की कोई फायर फाइट होती है तो इसमें हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं रेडियो एक्टिव लीकेज ना हो जाए, जैसे कि चेरनोबिल में भी हुआ था। ये माना जा रहा था कि वहां पर लीकेज हुआ, हालांकि रूस ने साफ तौर से मना कर दिया था कि वहां पर कोई किसी तरह का कोई लीकेज नहीं हुआ है। तो अब इस वाले प्लांट में भी अगर स्पेशल ट्रूप्स, क्योंकि ये जितने भी ऑपरेशन हैं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हैं रशिया के, और अगर इनके वहां पर ट्रूप्स जाते हैं और फायर फाइट होती है, यूक्रेन के सैनिक भी हैं वहां पर, जो गार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हमने चेरनोबिल में भी देखा था, वहां पर यूक्रेन के गार्ड्स भी थे, तो फायर फाइट होती है तो उसमें इस खतरा जरूर रहता है। बिल्कुल, नीरज बने रहिए आप हमारे साथ। आइए, ये ने एक और चिंता व्यक्त की है कि अगर रिएक्टर में धमाका होता है तो फिर परिणाम गंभीर होंगे। IAEA ने कहा है कि अगर रिएक्टर में धमाका हो जाता है तो और भी ज्यादा परिणाम गंभीर हो सकते हैं और यही वजह है कि इसके पहले दिमित्री कुलेबा ने भी यही कहा है कि हमारे फायर फाइटर्स को वहां पर जाकर आग बुझाने दे, लेकिन अगर आग बुझाने नहीं दी जाती है और धमाका हो जाता है तो फिर परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे न्यूक्लियर प्लांट में, क्योंकि आग बुझाना बहुत जरूरी है। अभी हमला हुआ, धमाका लगा और चौतरफा घेर लिया गया है, ये वहां के विदेश मंत्री ने भी कहा है। ऐसे में अगर रिएक्टर में धमाका हो जाता है तो परिणाम गंभीर होंगे, IAEA ने कहा है। नीरज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, IAEA की तरफ से एक बार फिर चिंता व्यक्त की गई है कि रिएक्टर में धमाका ना हो, इसके लिए आग बुझाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमें जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ऐसा जानकारी मिल रही है कि शायद वहां पर जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो भेजी गई हैं ताकि जो आग जो दिखाई दे रही थी उसको जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आग बड़ी हो सकती है और उससे फिर जो रिएक्टर्स हैं उनमें जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है और उसी से जो है खतरा बनता है रेडियो एक्टिव लीक का। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। कि अभी जो जानकारी मिल रही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अभी किसी तरह का रेडिएशन नहीं डिटेक्ट किया गया है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हालात सामान्य है। हालांकि जो आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आशंका जरूर जताई गई है कि अगर वहां पर धमाका होता है
तो न्यूक्लियर रेडिएशन चेर्नोबिल के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा फैलेगा, जो बहुत बुरी स्थिति में पूरे इलाके को, पूरे हिस्से को, उस हिस्से को लेकर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट यही है कि वहां पर रेडिएशन सामान्य है। आग जरूर लगी है, धमाके जरूर हुए हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है कि किसी भी तरह का रेडिएशन हो। यूक्रेन और रूस से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 24 मार्च को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद हर कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जुगत में लग गया। इस दौरान हर सुरक्षित घर पहुंचने वालों की अपनी एक कहानी है, अपने संघर्षों की कहानी है। ऐसी ही एक कहानी है निर्देश दोषी की, जो यूक्रेन से चलकर राजस्थान के बांसवाड़ा अपने घर पहुंचे। इस यात्रा में एबीपी न्यूज भी उनका साथी रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि निर्देश तक मदद पहुंचती रही और उनके परिवार वालों का मनोबल बना रहा। निर्देश के संघर्ष के पूरे सफर को बताती है रिपोर्ट, देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी, यूक्रेन छोड़कर भागते लोग, जहां दो सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। यूक्रेन से अपने घर राजस्थान के बांसवाड़ा लौटे निर्देश दोषी की वापसी की कहानी इसी इंसानियत की बुनियाद पर टिकी है। घर पहुंचने के बाद निर्देश ने इन सब के लिए आभार व्यक्त किया। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि कैसे निर्देश दोषी यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचे और उनको यूक्रेन में एक भारतीय होने की वजह से जो मदद मिली वो कैसे गर्व की बात है। आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। यूक्रेन बॉर्डर पार करने के बाद निर्देश का साथ दिया भारतीय दूतावास के कर्मचारियों और रोमानिया के लोगों ने। अभी जो है हम रोमानिया में पहुँच गए और ये जो होटल है वो यहाँ पे एम्बेसी ने जो रुकवाया है और ये जो है वो कैंप भी लगाया है इंडियन एम्बेसी ने। कुछ इस तरीके से कैंप में खाना पीना और रहने की व्यवस्था है। तकिया, पिलो, पानी, मास्क, खाने पीने के लिए बिस्किट, ब्रेड, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है। इंडियन कम्युनिटी जो है यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है और बहुत हेल्प कर रही है बच्चों की। तस्वीरों में देखिए कैसे रोमानिया के लोग बॉर्डर पर पहुंचने वाले लोगों की हर संभव मदद कर रहे थे। सड़क किनारे खाने पीने से लेकर दवाइयां और बाकी जरूरी चीजों की व्यवस्था थी, वो भी मुफ्त। जैसे क्या क्या आपको चाहिए कुछ मदद। अभी आप देखें यहाँ पे इन्होंने जो कैंप लगाया है, इसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसका आपको किसी को कुछ पे नहीं करना है, गर्म हो या ठंडा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन जो रोमानिया के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। सामने से सबको पूछ नहीं जैसे क्या क्या आपको चाहिए कुछ मदद चाहिए, ये जो भी चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हो, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो ये जो रोमानिया के जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रोमानियन एम्बेसी के थ्रू यही नहीं, रोमानिया में इंडियन एम्बेसी ने खाने की व्यवस्था भी की थी। वेज फूड जो है वो अवेलेबल कराया गया है। इसके बाद भारतीय दूतावास के लोग निर्देश और उनके ग्रुप को बस से एक शेल्टर होम तक ले गए। जो है हमारा पूरा बैच है जो एक साथ मूव करेगा, और हमें अभी एयरपोर्ट से एक दूर शेल्टर हाउस में रखा है। जैसे ही एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ पे पहुँचती है तो हम सभी लोगों को जो है वहाँ पे ले जाया जाएगा। भारतीय दूतावास की इस मदद को निर्देश ने कुछ यूं बयां किया। मतलब जब से हम बॉर्डर क्रॉस हुए तब से लगा अभी तक के लिए 1 सेकंड भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी इवैक्यूएशन प्रोसेस में हूँ या नहीं। सारी ही सिचुएशन जो है वो एकदम प्लानिंग के साथ जो गवर्नमेंट हमको करवा रही है, और ऐसा नहीं है कि हम 50 बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद में जो है बच्चा उनको रीच कर रहा है। वो हर एक को कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैक्सिमम सपोर्ट करवाते हैं। और फिर वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट ने उन सबको अपनी मातृभूमि तक सुरक्षित पहुंचाया। यूरोप में मचे कोहराम के बीच निर्देश जोशी अपने घर पहुंच गए हैं। घर के लोग अपने बच्चे को सकुशल देखकर फूले नहीं समा रहे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। युद्ध भूमि से निर्देश दोषी की जन्मभूमि तक सुरक्षित यात्रा किसी भयावह सपने जैसी। निर्देश के इसी सफर में एबीपी न्यूज भी लगातार इनका साथी रहा। हमने लगातार निर्देश की सुरक्षित वापसी का अपडेट आप तक पहुंचाया।
यही साथ अब खुशियों की बारात बन गई है, तो जश्न तो बनता ही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका बहुत बहुत कोऑपरेशन रहा हमें यूक्रेन से यहाँ घर तक लाने के लिए। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया। जब से हम टर्नोपिल से लीव किए, रोमानिया बॉर्डर से, तब से ही जो है वो एबीपी न्यूज़ जो है वो हमारे साथ सपोर्ट में है। हमारे साथ हर एक चीज़ जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ रही थी और जो चीज़ हमें सरकार या पब्लिक तक पहुँचानी पड़ रही थी, पेरेंट्स तक, तो एबीपी न्यूज़ ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूक्रेन से ये बड़ी खबर है जो देश की चिंता बढ़ाने वाली है। एक भारतीय छात्र को यूक्रेन में गोली लगने की खबर है। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी दी है। वीके सिंह के मुताबिक कीव के पोलैंड बॉर्डर की तरफ आ रहे छात्र को गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी दी है कि कीव में भारतीय छात्र को, जो छात्र पोलैंड बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, उनमें से एक छात्र को गोली लगी है, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। वापस ले जाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक छात्र की मौत हो गई थी, नवीन शेखरप्पा की मौत हुई थी मिसाइल हमले में, और उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर। लगातार छात्रों की जान को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि आखिर जल्द से जल्द छात्रों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए, और इस बीच ये देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर। हमला चल रहा है, लड़ाई है, हर लड़ाई बेहवा होती है, हर लड़ाई के अंदर बहुत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और गोला गोली नहीं देखता कि कौन भारतीय है, कौन यूक्रेनियन है, कौन रशियन है, कौन किसी और देश का है। तो बेहवा तो होना है। ऐसे के अंदर हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि किस तरह अपने बच्चे सुरक्षित निकालें। कुछ हमारे खार्किव के अंदर एक दो बच्चों का नुकसान भी हुआ है। अभी आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था, उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा, और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने यह जानकारी दी है कि कीव से पोलैंड की तरफ एक भारतीय छात्र आ रहा था जिसे गोली लगी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, देखिए स्थितियां यूक्रेन के अंदर लगातार चिंताजनक होती जा रही है। एक और चिंता की बात यह कि जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में कई धमाके की खबर है। न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे बड़ा यूरोप का जैपोरिजिया में मौजूद है, जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं। और इसके पहले भी चिंता व्यक्त की गई आईएईएम की तरफ से कि अगर रिएक्टर में बड़ा धमाका हो जाता है तो जो रेडिएशन है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसा धमाका चेर्नोबिल में हुआ था। चेर्नोबिल जो कि एक इनएक्टिव पावर प्लांट है, रूस के अभी कब्जे में है, और अब जैपोरिजिया में भी लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का हमला जारी है। इसके पहले जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मौका दिया जाए, सीजफायर हो, ताकि आग को बुझाया जा सके। लेकिन आग बुझाने की जगह फिलहाल ये खबर मिल रही है कि अभी वहां पर धमाके हो रहे हैं। आदर्श, आपका रुख करेंगे। जी देखिए, जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रवक्ता का दावा है हमले के बाद रूसी सेना के लोग पावर प्लांट पहुंचे हैं और एक सफेद कार में रूसी सेना के लोग जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में दाखिल हुए हैं। यह बड़ा दावा किया गया है। जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है, वहां पर एक के बाद एक कई हमले हुए, जिसके बाद लगातार यह खतरा बना हुआ था कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि हमले के बाद एक सफेद कार में रूसी सेना के लोग जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में दाखिल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ उस दावे की ओर आगे बढ़ता हुआ, जिस दावे में साफ तौर पर कहा जाता रहा है कि रूस की कोशिश है कि जितने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको खत्म किया जाए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर कब्जा किया जाए। चेर्नोबिल में पहले ही कब्जा हो चुका है, और अब जैपोरिजिया में हम देख रहे हैं वहां से ये बड़ी खबर आ रही है। राहत की खबर ये कि तमाम हमलों के बावजूद वहां पर कोई रेडिएशन लीकेज नहीं हुआ है। अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन बड़ा अपडेट, वहां पर दावा यह हो रहा है कि हमले के बाद एक सफेद कार में रूसी सेना के लोग जैपोरिजिया में पावर प्लांट के अंदर दाखिल हुए हैं। क्यों दाखिल हुए हैं, क्या करने के लिए दाखिल हुए हैं, कब्जा करने के लिए दाखिल हुए हैं, तमाम जो वहां पर पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको अपने कब्जे में करने के लिए दाखिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हालांकि आगे मिलेगी, लेकिन अभी जो फौरी जानकारी मिल रही है कि एक सफेद कार में, जो दावा यूक्रेन की तरफ से हो रहा है, सफेद कार में रूसी सेना के लोग
जेपोरिजिया पावर प्लांट के अंदर दाखिल हुए हैं और लगातार खुद आईएईए भी ये कह चुका है कि अगर पावर प्लांट पर इस तरह के हमले होते हैं तो रेडिएशन से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से यह मांग की है, अपील की है कि जो बचाव दल के कर्मी हैं उनको प्लांट के अंदर जाने दिया जाए ताकि आग को वक्त रहते बुझाया जा सके, रेडिएशन को फैलने से रोका जा सके। अगर कहीं से भी किसी भी तरह का रेडिएशन लीकेज हो रहा है, कोई खतरा धमाकों के बाद बना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई दिक्कत हो सकती है, रेडिएशन लीकेज हो सकता है, तो उसको रोका जा सके। और इसके लिए खुद जो बाइडेन ने अब से कुछ देर पहले जेलेंस्की से बात की थी और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस से यह मांग की है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि रूस चेर्नोबिल हादसे को यूक्रेन में दोहराना चाहता है। ये बड़ी बात कही है जेलेंस्की ने। उन्होंने कहा है कि रूस चेर्नोबिल प्लांट के हादसे को एक बार फिर से दोहराना चाहता है और अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो अभी तक जो नुकसान आप देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा नुकसान पूरे इलाके में, उस देश के एक अलग हिस्से में देखने को मिल सकता है। इसीलिए लगातार कोशिश ये हो रही है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बचाव दल के लोग पहुंचे और उस पर काबू किया जा सके। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, लगातार यूक्रेन रशिया युद्ध की हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब यूक्रेन ने एक और आरोप भी लगाया है, लगातार रूस के सैनिकों पर आरोप है। हालांकि एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनकी गाड़ियों पर हमला भी किया जा रहा है। रॉकेट से वार कर रूसी सेना की गाड़ी को उड़ा दिया गया। ये देखिए, इसके पहले खबर आ रही थी, यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा था कि जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहां पर हमला हो रहा है, लेकिन रूसी सैनिकों को रोकने की भी कोशिश हो रही है। तो रूसी गाड़ी को अभी उड़ा दिया गया है। ब्लास्ट के साथ जलने लगी रूस की गाड़ी, रूस पर भी चोट करने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, रॉकेट लॉन्चर की सहायता से रूसी गाड़ी को उड़ा दिया गया। Что, сука, кацапы ебучие? Отойди, Жень. Полтава нахуй в деле. Сосать! Слава Украине! Что, сука, кацапы ебучие? Отойди, Жень. देखिए, लगातार जो रूस का काफिला है वो बड़े बड़े शहरों के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और उस काफिले को रोकने की कोशिश यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं, यूक्रेन के नागरिक भी कर रहे हैं। कीव से भी तस्वीरें सामने आई थी जब कीव को बचाने के लिए अंदर दाखिल ना हो रूसी सैनिक, उसके लिए बैरिकेडिंग की जा रही थी, रॉड से शेल्टर्स बनाए जा रहे थे, रॉड से कवच बनाए जा रहे थे ताकि अंदर ना घुस पाए रूसी गाड़ियां। अब जब रूसी गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा है तो उस गाड़ी को भी उड़ाता हुआ ये रूसी माफ कीजिएगा यूक्रेनी सैनिक आपको नजर आ रहा है। रॉकेट लॉन्चर दागा गया और रूसी गाड़ी को, इस गाड़ी में हो सकता है कि रूसी सैनिक भी मौजूद हो। आगे इसके बारे में और जानकारी हम पुख्ता तौर से आपको बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। आदर्श, यूक्रेन से निकलने के लिए रूसी बॉर्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये छात्र खार्किव और सुमी इलाके में फंसे हुए थे। अगर कल हुए समझौते के मुताबिक यूक्रेन और रूस की सेना भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देते हैं तो इन्हें रूस बॉर्डर के जरिए मॉस्को लाया जाएगा और फिर इन्हें IL-76 विमान से देश लाया जाएगा। स्टैंड बाय मोड पर ये दोनों विमान खड़े हैं और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जैसे ही यूक्रेन और रूस के बीच जो बातचीत हुई है भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देने की, अगर उस पर काम आगे बढ़ता है तो ये दोनों विमान तुरंत मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बता दें कि खार्किव और सुमी में अभी भी सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। खार्किव वही इलाका जहां पर लगातार बमबारी हो रही है और एक एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीयों को कहा गया है कि जल्द से जल्द खार्किव छोड़ें, अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो पैदल ही निकल पड़े। अब ऐसे में खार्किव और सुमी में जो सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं, सेफ पैसेज अगर बनता है तो वहां से उन्हें निकालने की कोशिश होगी। IL-76 विमान भी बैकअप के लिए रखे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने मॉस्को की उड़ान के लिए 2 IL-76 विमान बिल्कुल तैयार रखे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वहां से भी भारतीय छात्रों को निकाला जा सके, क्योंकि कुछ छात्र यूक्रेन से निकलने के लिए रूसी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छात्र खार्किव और सुमी इलाकों में फंसे हुए थे। अगर कल हुए समझौते के मुताबिक यूक्रेन
और रूस की सेना भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज देती है तो इन्हें रूस बॉर्डर के रास्ते मॉस्को लाया जाएगा और फिर इन्हें IL-76 विमान से देश लाया जाएगा। आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच सेफ पैसेज को लेकर क्या बातचीत हुई, देखिए। यूक्रेन में शोलों के बीच शांति की उम्मीद। रूस यूक्रेन सेफ कॉरिडोर बनाने पर राजी। नागरिकों को निकालने पर बनी सहमति। युद्ध के 8वें दिन जब पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे तो माहौल गर्म था। रूस ने यूक्रेन के सामने 3 शर्त रखी। पहला, यूक्रेन का पूर्ण असैन्यीकरण हो। दूसरा, यूक्रेन नेटो में शामिल न होने की गारंटी दे। तीसरा, यूक्रेन खुद को न्यूट्रल यानी गुटनिरपेक्ष देश घोषित करे। उधर यूक्रेन ने भी अपनी संप्रभुता का हवाला देकर रूस से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग की। कई घंटों तक चली बातचीत के बाद भी रूस हमले रोकने के लिए तो राजी नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने पर सहमति बन गई। बैठक के बाद जारी साझा बयान में कहा गया, रूस और यूक्रेन मिलकर नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा प्रदान करेंगे और भीषण लड़ाई वाले क्षेत्रों में भोजन और दवा पहुंचाएंगे। Поддержание гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. हालांकि इस बातचीत के नतीजों से यूक्रेन के प्रतिनिधि ज्यादा खुश नहीं दिखे। И единственное, что я могу сказать, обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации. Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны. 9 दिन पहले यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच ये दूसरी बैठक थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस दौरान युद्ध भूमि में स्थितियां बदल चुकी हैं। उत्तर, दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन के हर शहर को रूस के सैनिकों ने घेर लिया है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। खार्किव, सुमी जैसे शहरों में हजारों विदेशी छात्र फंसे हैं, जिसमें बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। रूस पहले ही यहाँ फंसे भारतीयों को अपनी सीमा के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने की बात कह चुका है। अब अगर सुरक्षित गलियारा बनाने का समझौता लागू होता है तो भारतीय छात्रों के रेस्क्यू का मिशन आसान हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ले आइए यहाँ से, और हमारे विद्यार्थी, हमारे जो नागरिक हैं, अगर वो एक बार रूस में चले जाते हैं मैम, वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हमारे संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हैं। उनको मॉस्को ले जाया जाएगा, मॉस्को से इवैक्यूएशन फ्लाइट उनको वापस अपने घर ले आएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रूस और यूक्रेन के बीच बनी सहमति के मुताबिक सुरक्षित गलियारों से लोगों को निकालने के दौरान दोनों तरफ संगीनें खामोश रहेंगी, यानी कोई हमला नहीं करेगा। तो कम से कम एक पॉइंट के ऊपर सहमति बनी है, और अगर ये सहमति बनी है तो इससे कहीं न कहीं बातचीत का एक गलियारा खुला है। जैसा कि जो रणनीतिक जानकार हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम इसमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना होगा, ये बताना होगा एक दूसरे को कि कब कौन से कॉन्वॉयज निकल रहे हैं, कौन सी कार्स निकल रही हैं, कौन सी गाड़ियाँ निकल रही हैं, कैसे लोगों को निकाला जाएगा। तो कम से कम एक बातचीत की कवायद, जो फाइटिंग फोर्सेज हैं उसमें कहीं न कहीं जो लड़ाई है उसमें कुछ देर का ही सही लेकिन ब्रेक ज़रूर आएगा, और ये निश्चित रूप से दुनिया के लिए राहत की सांस वाली बात है, और भारत के लिए खास तौर पर। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पिछले 8 दिन में 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर यूरोप के पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध की विभीषिका के बीच ईंधन से लेकर खाने पीने की चीज और दवाइयों की भारी किल्लत हो रही है, और लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। इसे द्वितीय विश्व के बाद सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच अगले हफ्ते तीसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की तरफ से जिस तरह के आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं, उससे युद्ध की आग और भड़कने का डर है। रूस और यूक्रेन के बीच इस बातचीत से दुनिया भले ही अमन की आस लगाए बैठी हो, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के तेवर अब भी जस के तस बने हुए हैं।
यूक्रेन से बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में दावा किया कि यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इन्होंने जेलेंस्की की सेना की तुलना हिटलर की सेना से की। Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю. इसी संबोधन में पुतिन ने फिर यूक्रेन की सेना पर खार्किव में 3000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को बंधक बनाकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया, जिसे भारत सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। पुतिन ने कहा वो यूक्रेन में कॉलेज जाने वाले हजारों छात्रों सहित विदेशी नागरिकों को बंधक बना रहे हैं। खार्किव में एक रेलवे स्टेशन पर एक दिन से अधिक समय तक 3179 भारतीय नागरिकों को बंदी बना लिया गया। उनमें से ज्यादातर सभी वही हैं, जिनमें सुमी में 576 लोग भी शामिल हैं। नियो नाजियों ने खार्किव छोड़ने के इच्छुक चीनी नागरिकों पर गोलियां चलाईं। उनमें से 2 घायल हो गए। पुतिन के इन आरोपों पर जेलेंस्की भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। जेलेंस्की ने पुतिन को आमने सामने बैठकर बात करने की चुनौती दी है। Якщо нас не станеться, не дай Боже, далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. यही नहीं, जेलेंस्की ने पुतिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो यूक्रेन के बाद बाल्टिक देशों पर कब्जे का मंसूबा पाले हुए हैं। जेलेंस्की ने नाटो देश यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन बनाने और लड़ाकू विमान के साथ हथियार भेजने की मांग भी की। Хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається, причому з території Білорусі і з території Росії вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардировщики. इन तेवरों से साफ है कि रूस यूक्रेन की ये लड़ाई जमीन से ज्यादा नाक की लड़ाई बनती जा रही है। पुतिन को समझाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल उनसे फोन पर करीब 1.5 घंटे तक बात की। इसके बाद मैक्रों ने दावा किया कि रूस यूक्रेन जंग में सबसे बुरा दौर आने वाला है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए फ्रांस ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने का आदेश दे दिया है। देखिए, कीव को चारों ओर से घेर कर बैठी रूसी सेना शहर के भीतर न घुस सके, इसके लिए सेना और आम लोग मिलकर सड़कों पर किलेबंदी करने में जुटे हैं। यहां तक कि रूसी टैंकों तक को रोकने के इंतजाम किए गए। रूस यूक्रेन जंग के लिए कल की रात थोड़ी राहत भरी रही, लेकिन कीव पर खतरा अभी टला नहीं है। पर ये बात भी दुरुस्त है कि कीव को चारों ओर से घेर कर बैठी रूसी सेना फाइनल वार में जितना देर कर रही है, यूक्रेन को तैयारी का उतना ही ज्यादा वक्त मिल रहा है। इस वक्त का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना और जनता दोनों मिलकर कीव की किलेबंदी के लिए कर रहे हैं। जैसे इस तस्वीर को देखिए, कीव के बाहरी इलाकों में इस तरह आम लोग भी रूसी सेना को रोकने की तैयारी में जुटे हैं। लोहे के इन पिलर को काटकर आपस में उनकी वेल्डिंग की जा रही है और इस तरह नुकीले बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह के खास बैरिकेड रूसी टैंकों को रोकने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसे कीव में घुसने वाली सड़कों पर लगाया जाएगा ताकि रूसी टैंक इसे पार नहीं कर पाए। फिर उनके खिलाफ छिपकर यानी गुरिल्ला वार किया जा सकेगा। अब यूक्रेन के उत्तर में बसे कीव से दूर दक्षिण में यूक्रेन की तैयारी देखिए। यहाँ भी सड़कों पर रूसी सेना के खिलाफ कुछ ऐसी ही तैयारी है। ये इनर होडार शहर है। यहाँ यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक प्लांट मौजूद है। इस शहर की ओर भी रूसी सेना हमले के लिए बढ़ रही है। यूक्रेन के नेताओं की ओर से नागरिकों को गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके बाद इनर होडार में भी सड़कों पर इस तरह बैरिकेड तैयार किए जा रहे हैं, जो रूसी सैन्य काफिले को रोकने का काम करेंगे। सड़क पर कबाड़ हो चुकी कारों और टायरों का पहाड़ खड़ा किया गया है। ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है। टायरों में आग लगा दी गई है। धुआं उठ रहा है।
ये सब रूसी सैनिकों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस काम में सेल्फ डिफेंस यूनिट के साथ न्यूक्लियर प्लांट के कर्मचारी भी जुटे हैं। कोशिश है परमाणु प्लांट वाले इस शहर को रूसी हमले से बचाना, क्योंकि इनरहोडार के न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन के कुल जरूरत की 1/4 बिजली का उत्पादन होता है। यूक्रेन रूस युद्ध में अब कीव पर भी रूस आसमानी हमले शुरू कर चुका है, यानी समूचा पूर्वी यूक्रेन युद्ध की आग में धधक रहा है। हर शहर में आग जलती इमारतों की एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो एक बार फिर दुनिया को युद्ध का दुष्परिणाम दिखा रही है। बिल्डिंग के भीतर आग की लपटें और आसमान की ओर उठता धुएं का गुबार। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है। कीव के ऊपर से रूस की सेना ने बमबारी की और एक डिपो पूरी तरह धधकने लगा। फायर फाइटर की टीम आग बुझाने में जुटी है, लेकिन ये कोशिश नाकाफी दिखती है, क्योंकि आग की लपटें बिल्डिंग के भीतर तक तेज है। जिस डिपो पर यह हमला हुआ वो 10,000 वर्ग मीटर में फैला है और उसकी एक इमारत पूरी तरह आग की लपटों में घिरी है। कीव के उत्तर में रूस का भारी सैन्य दस्ता कई दिनों से डटा हुआ है, लेकिन कीव में दाखिल नहीं हो पाने की वजह से अब कीव पर मिसाइल और आर्टिलरी से अटैक शुरू हो गए हैं। कीव की एक रिहायशी इमारत पर भी भारी बमबारी के बाद बिल्डिंग से आग की लपटें निकल रही हैं। भीतर से पूरी बिल्डिंग जल रही है। ये कीव के पश्चिमी हिस्से की तस्वीर है, जहां रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। कीव में रूसी हमले की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें कार्गो टर्मिनल जल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस कार्गो टर्मिनल को रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल के बाद कई 100 फीट की ऊंचाई तक काले धुएं का गुबार उठा। कीव के बाद एक और यूक्रेनी शहर चेरनीव का हाल देखिए, जहां रूसी सेना की बमबारी के बाद एक पूरा इलाका जल रहा है। इस इलाके में कई इमारतें धू-धू कर जल रही हैं। इमारत की दीवारें आग की लपटों से टूटकर गिर रही हैं। इमारत पूरी तरह खंडहर बन चुकी है। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि इस रूसी अटैक में अब तक कुल 22 नागरिकों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा और बढ़ सकता है। खंडहर हो चुकी इन इमारतों में कई लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मारियापोल शहर पर भी लड़ाई अभी थमी नहीं है। दूर से ली गई इन तस्वीरों में रिहायशी इलाके में आग की लपटें दिख रही हैं। जहां एक और बहादुरी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का डंका पिट रहा है, वहीं यूक्रेन की बर्बादी के लिए भी जेलेंस्की को ही एक दिन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि जितनी बड़ी चादर हो, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।